सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू योर चैनल अनुराग कॉन्सेप्चुअल्स। तो लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था सेलिगमैन्स अप्रोच टुवर्ड्स क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ पब्लिक रेवेन्यू। अब हम बात करेंगे प्रेजेंट डे यूसेज के बारे में कि प्रेजेंटली सोर्सेज ऑफ पब्लिक रेवेन्यू को किन किन कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है। So in the present day usage, sources of public revenue are divided into the categories such as taxes, non-taxes, seigniorage. Seigniorage means printing of notes by the government. गवर्नमेंट जो नोट्स प्रिंट करती है उन नोट्स को प्रिंट करने से जो भी मुनाफा होता है थोड़ा बहुत वो बोला जाता है सिग्नोरेज एंड दिस इज ऑल्सो अ कैटेगरी ऑफ सोर्सेज ऑफ पब्लिक रेवेन्यू। फिर बोरिंग्स हो सकती हैं या फिर नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स हो सकती हैं। देखो कैपिटल रिसीट्स तो आपने पढ़ा होगा कि कैपिटल रिसीट जो है वो नॉन रिकरिंग नेचर की होती हैं, जो बार बार रिकर नहीं होती हैं और इनके अंदर जो अमाउंट होता है वो ह्यूज नेचर का होता है। लेकिन यहाँ पे है नॉन डेट कैपिटल रिसीट, जो भी डेट कैपिटल रिसीट है, क्योंकि डेट्स भी बार बार तो लेते नहीं हैं, जब ज़रूरत होती है तभी लेते हैं सिर्फ। तो जो भी नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स हैं जो कि बोरिंग से अलग है, जैसे कि फ्रॉम द सेल ऑफ द गवर्नमेंट एसेट्स, गवर्नमेंट एसेट के मतलब जो गवर्नमेंट के एसेट होते हैं उनको बेचने से जो भी पैसा होता है वो क्या बोला जाता है, नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स। ठीक है। ईच ऑफ दिस सोर्सेज ऑफ पब्लिक रेवेन्यू हैज़ इट्स मेरिट्स एंड ड्रॉबैक्स। और ये जो जितने भी क्लासिफिकेशन है टैक्सेस के, नॉन टैक्सेस के, सिग्नोरेज, बोरिंग्स एंड नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स, इनके अपने अपने मेरिट्स हैं और अपने अपने ड्रॉबैक्स हैं, बोल सकते हो अपने अपने एडवांटेजेस हैं और अपने अपने डिसएडवांटेजेस हैं। बट ब्रॉडली इंडिया के अंदर सिर्फ दो ही यूज़ होते हैं, टैक्सेस एंड नॉन टैक्सेस। ये बात क्लियर है। ये बात हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, शायद जब हम लोग पहला पढ़ रहे थे, टेलर्स अप्रोच पढ़ रहे थे, उस टाइम ही बताया था कि इंडिया में प्रेजेंटली दो ही है, मतलब कि ब्रॉड जो कैटेगरीज हैं वो दो हैं, टैक्सेस एंड नॉन टैक्सेस। इसके अलावा भी बहुत है, ठीक है, वही यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं। अब बात करते हैं बोरिंग्स की। बोरिंग्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम ऑल अदर सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू। अब जितनी भी बोरिंग्स हैं और जितने भी हमने ऑल अदर सोर्सेज पढ़े हैं, फिर चाहे वो आपके टैक्सेस हो गए, नॉन टैक्सेस हो गए, या फिर सिग्नोरेज हो गया, नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स हो गए, तो वो सारे बोरिंग से अलग होते हैं। सो बोरिंग्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द ऑल अदर सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू इन द सेंस दैट द फॉर्मर कैरीज, फॉर्मर और लेटर का मतलब होता है, देखो जो फॉर्मर लिखा है तो यहाँ पे पहले क्या है, बोरिंग्स, तो ये बोरिंग्स की बात कर रहे हैं। इन द सेंस दैट द फॉर्मर कैरीज विद इट द ऑब्लिगेशन टू रिटर्न द मनी बोरोड अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट। अब जो बोरिंग्स होती है उनमें एक ऑब्लिगेशन होती है कि इनका पैसा हमें वापस करना पड़ेगा और सूद समेत वापस करना पड़ेगा, मीन्स इंटरेस्ट के साथ वापस करना पड़ेगा। लेकिन बाकी की जितनी भी सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू है उनमें ऐसी कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं होती है। ठीक है। देयर इज़ नो सच रिक्वायरमेंट इन द केस ऑफ ऑल अदर सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू। अब जितने भी ऑल अदर सोर्सेज हैं रेवेन्यू के उनमें ये रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब उनका पैसा वापस करना ज़रूरी नहीं है। सेकेंडली, while borrowing as a source of public revenue is voluntary, tax as a source of government receipt is compulsory। पब्लिक बोरिंग जो होती है, मतलब जी गवर्नमेंट की जितनी भी बोरिंग होती है वो वॉलेंटरी नेचर है, मींस गवर्नमेंट चाहे तो बोरिंग करे या चाहे तो बोरिंग ना करे। यानी कि आप ये नहीं बोल सकते हो कि डेट बोरिंग इज द परमानेंट सोर्स ऑफ पब्लिक रेवेन्यू, बट टैक्सेस आर कंपलसरी इन नेचर। गवर्नमेंट को टैक्सेस मिलने ही मिलने हैं, फिर चाहे गवर्नमेंट इसे अवॉइड क्यों ना करे। वैसे गवर्नमेंट अवॉइड करती भी नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट अवॉइड करेगी तो उसके पास पैसे कमाएंगे। ठीक है, तो क्लियर हो गया। तो सबसे पहले ये कुछ कैटेगरीज थी, इनमें से बोरिंग अलग हो सकता है। कैसे अलग हो सकता है तो वो बता दिया कि बोरिंग में पैसा वापस करना पड़ता है और इंटरेस्ट के साथ वापस करना पड़ता है, और दूसरी बात बोरिंग जो है वो वॉलेंटरी इन नेचर है, लेकिन जो टैक्स है वो कंपलसरी है। द फॉलोइंग आर द नॉन टैक्स सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू। अब जितने भी हम चीज़ें पढ़ने वाले हैं कुछ नॉन टैक्स सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू है। देखो चलो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी। In India, the source of non-tax revenue of the central government are put under the following categories। अब इंडिया के अंदर जितने भी नॉन टैक्स रेवेन्यू है वो कुछ इस तरीके से हो सकते हैं, लाइक इंटरेस्ट रेट, डिविडेंड एंड प्रॉफिट्स इंक्लूडिंग प्रॉफिट्स ऑफ आरबीआई, फिस्कल सर्विसेज, जनरल सर्विसेज, सोशल एंड कम्युनिटी सर्विसेज, इकोनॉमिक सर्विसेज, कैश ग्रांट्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, एड मटेरियल्स एंड इक्विपमेंट।
ठीक है, तो कुछ ये कैटेगरीज हो सकती है, पॉसिबल कैटेगरीज हैं किसकी, नॉन टैक्सेस रेवेन्यू की। अब कुछ हम स्पेशल नॉन टैक्स रेवेन्यू की बात करेंगे। ठीक है, अभी देखो क्या हुआ, सबसे पहले हम लोगों ने कुछ ब्रॉड कैटेगरीज पढ़ी जिसमें कि टैक्सेस आई, नॉन टैक्सेस था, और फिर हमारा वो था सिग्न्योरेज, फिर था बोरिंग्स, नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स। ये तो कुछ ब्रॉड कैटेगरीज हो गई। इन ब्रॉड कैटेगरीज के अलावा भी जो नॉन टैक्सेस रेवेन्यू है उनके अंदर क्या क्या आता है, तो हमने ये डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्या, कुछ स्पेशल नॉन टैक्स रेवेन्यू की, जिसमें कि सबसे पहले हमें पढ़ना है ये फीस, लाइसेंसेस एंड परमिट्स। हो सकता है कि इसे हम लोग बहुत बार डिस्कस भी कर चुके हैं कि फ़ीस क्या होती है। सो फीस आर द सर्टेन चार्जेस फॉर द स्पेशल सर्विसेज टू द इंडिविजुअल। अब जो स्पेशल सर्विसेज मिल रही हैं, जैसे कि अगर आपको हाईवे यूज़ करना है तो आपको उसके लिए टोल टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। सो फीस आर द सर्टेन चार्जेस फॉर स्पेशल सर्विसेज टू द इंडिविजुअल, while licensing are the charges for special cost which the government incurs on account of the individuals। मीन्स अगर आपको बाइक चलानी है तो आपको क्या लेना पड़ेगा, ड्राइविंग लाइसेंस लेना पड़ेगा। गवर्नमेंट आपको उसके लिए रोड्स प्रोवाइड करा रही है, व्हीकल्स प्रोवाइड करा रही है, तो यहाँ पे क्या है, सो लाइसेंस आर द चार्जेस फॉर स्पेशल कॉस्ट विच द गवर्नमेंट इनकर्स ऑन अकाउंट ऑफ द इंडिविजुअल्स। फिर बात आती है परमिट्स की। परमिट का सीधा सा मतलब होता है परमिशन। अब आपको पता है कि अगर आप चाहो तो अल्कोहल इंडस्ट्री नहीं खोल सकते हो, अगर आप चाहो तो टोबैको इंडस्ट्री इतनी आसानी से नहीं खोल सकते हो, उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, परमिशन, जिसको बोलते हैं परमिट। सो परमिट आर द चार्जेस अराइजिंग आउट ऑफ द गवर्नमेंट ग्रांट ऑफ परमिशन टू डू समथिंग। अगर आपको टोबैको फैक्ट्री खोलनी है, अल्कोहल फैक्ट्री खोलनी है, तो उससे पहले आपको परमिशन लेना पड़ेगा। परमिशन लेने के लिए गवर्नमेंट आपसे करती है कुछ चार्जेस, कुछ रुपए लेती है, उसको क्या बोला जाता है, परमिट। ठीक है, दीज डू नॉट कंस्टिट्यूट, दीज मतलब ये जो फीस का अमाउंट है, लाइसेंसेज हैं, परमिट्स हैं, सो दीज डू नॉट कंस्टिट्यूट एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू दो वाइडली यूज्ड बाय द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट इसे ज़्यादा यूज़ तो करती है, गवर्नमेंट फीस भी चार्ज करती है, लाइसेंसेस भी चार्ज करती है, मतलब लाइसेंसेस इशू करने के लिए भी रुपए चार्ज करती है, परमिट्स के रुपए भी चार्ज करती है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स नहीं है पब्लिक रेवेन्यू के। अब आपको पता होना चाहिए कि पब्लिक रेवेन्यू का मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स क्या है, टैक्सेस। क्लियर। फीस आर फॉर इंस्टांस अप्लाइड इन फाइनेंसिंग ऑफ एजुकेशन। ये एग्जाम्पल है, फीस फॉर एग्जाम्पल अप्लाइड इन फाइनेंसिंग ऑफ एजुकेशन। अब जितनी भी फीस होती है जो गवर्नमेंट को मिलती है, वो गवर्नमेंट क्या करती है, एग्जाम्पल है, ठीक है, गवर्नमेंट क्या करती है, उसको एजुकेशन में फाइनेंस कर देती है। मीन्स एजुकेशन का जो भी खर्चा होगा वो फीस के जरिए आ जाएगा। ठीक है, चलो, फाइन्स एंड फॉरफीचर्स, सेकंड कैटेगरी हमारी क्या, फाइन्स एंड फॉरफीचर्स। Fines are pecuniary penalties. Pecuniary means monetary penalties for breaking of law. They have no importance as a revenue sources and are levied with no regard to filling the public treasury. अब जो फाइन्स हैं वो कुछ मॉनेटरी पेनल्टीज होती हैं जो कि लॉ तोड़ने पर लगाई जाती हैं। अगर आप ट्रैफिक रूल्स ब्रेक करोगे तो आपके ऊपर चालान काटा जाएगा। ठीक है, अब जो फाइन्स हैं उनका एज अ सोर्स ऑफ पब्लिक रेवेन्यू ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि ये पब्लिक ट्रेजरी को फिल करने के लिए नहीं लगाए जाते हैं, ये इम्पोज करे जाते हैं लोगों की सिक्योरिटी के लिए, लोग लॉ ना तोड़े। ठीक है, फाइन्स क्लियर है। अब बात करते हैं फॉरफीचर की। सो फॉरफीचर आर द पेनल्टीज फॉर फेलियर टू अपीयर इन द कोर्ट टू कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट्स एज स्टिपुलेटेड एंड टू सेफगार्ड द वैल्यूएबल एसेट्स। अब जो पेनल्टीज़ हैं वो एक मतलब कि जो फॉरफीचर है वो एक तरीके से पेनल्टी होती है कि अगर आपको कोर्ट में डेट दी गई है, आपको कोर्ट में हाजिर होना है इस तारीख पे, और आप अगर उस तारीख पे नहीं जाते तो आपके ऊपर कुछ पेनल्टी लगती है जिसको बोलते हैं फॉरफीचर। क्लियर है। चलो, तो दो हमने कैटेगरीज पढ़ ली, कौन कौन सी, फीस, लाइसेंस एंड परमिट्स, और दूसरा फाइन्स एंड फॉरफीचर्स। अब हमारे पास एक टर्म और बचा है, एसेट्स। एसेट्स का मतलब होता है कि जो बहुत अमीर लोग होते हैं, उनके नाम पे बहुत सारी प्रॉपर्टी पड़ी है, उनकी अगर डेथ हो जाती है और उनका कोई भी लीगल हेयर नहीं बचता है, मतलब उनके परिवार में कोई भी उनका सदस्य नहीं है जो कि उनकी प्रॉपर्टी की देखभाल कर सके, तो गवर्नमेंट क्या करती है, उस प्रॉपर्टी को अपने अंडर में ले लेती है। दिस रिफर्स टू द क्लेम ऑफ द गवर्नमेंट
टू द प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन्स हु डाई लीविंग बिहाइंड नो लीगल हेयर्स। अपने पीछे कोई भी उनका जो बोलते हैं ना उत्तराधिकारी, तो वो अगर छोड़ कर नहीं जाते हैं, कोई भी लीगल हेयर नहीं है या फिर उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी किसी भी ट्रस्ट को नहीं दी है, तो उस केस में क्या होगा, गवर्नमेंट इनकी प्रॉपर्टी को क्लेम कर लेती है और अपने अंडर ले लेती है। They also include the rights of the state to unclaimed bank deposits or property of the dissolved educational institutions। अब ये बात तो क्लियर है कि एसेट्स के अंदर उन लोगों की प्रॉपर्टी आ जाती है जो अपने पीछे कोई भी लीगल हेयर छोड़कर नहीं गए हैं, लेकिन इसके अंदर और भी चीज़ें आती हैं जैसे कि अनक्लेम्ड बैंक डिपॉजिट्स। तो जो गवर्नमेंट है वो देखती है कि ये कुछ पैसे पड़े हुए हैं बैंक में, बैंक डिपॉजिट्स हैं, इनको अनक्लेम्ड मतलब कि इन पर क्लेम नहीं किया गया है, ये अनक्लेम्ड है। तो गवर्नमेंट देखती है कुछ और साल की इस पर क्लेम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फिर पता करती है कि ये जो पैसा है ये किसका है और ये क्यों क्लेम नहीं कर रहे हैं। तो उस केस में अगर पता चलता कि ये अब नहीं रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा कि ये जो अनक्लेम्ड बैंक डिपॉजिट है ये भी गवर्नमेंट ले लेगी। या कुछ ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं जो कि डिसॉल्व हो चुके हैं, उनका डिसॉल्यूशन हो चुका है, और उस केस में अगर उनकी कुछ भी प्रॉपर्टी है तो वो भी गवर्नमेंट अपने अंडरटेक कर लेती है। ठीक है, एसेट्स क्लियर है। अब देखो जो हमने ये एसेट्स पढ़ा, फाइन्स एंड फॉरफीचर्स पढ़ा और जो फीस, लाइसेंसेज एंड परमिट्स पढ़े, ये है किसके पार्ट, नॉन टैक्स रेवेन्यू के। बस ये थोड़े से स्पेशल थे तो इसीलिए इसको डिफाइन कर दिया, बाकी इसको डिफाइन नहीं करा। और मेन जो ध्यान है वो ये रखना कि जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है उनके अंदर क्या क्या आते हैं। तो कुछ इस तरीके की कैटेगरीज है, एक दो नाम याद कर लेना, बस बहुत है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा चैप्टर है ये ख़त्म होता है, हमारा 9th चैप्टर हो गया ख़त्म। अब इसके बाद हमने पढ़ना है नेक्स्ट चैप्टर जो कि है क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्स रेवेन्यू। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, सोर्सेज ऑफ पब्लिक रेवेन्यू, जिसमें बेसिकली हम लोगों ने बहुत सारे सोर्सेज पढ़े कि गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आता है, कहाँ से नहीं आता है। नेक्स्ट चैप्टर हमारा होगा क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्स रेवेन्यू, मीन्स जितनी भी टैक्सेस के थ्रू गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू आती है वो कहाँ कहाँ से आती है। अब टैक्सेस तो क्लियर होगा कि टैक्स दो तरीके के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स, क्लियर है। अब इनडायरेक्ट टैक्स में पहले क्या होता था, बहुत सारे टैक्सेस आते थे, लाइक सेल्स टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, वैट और बाकी के बहुत सारे भी। लेकिन इन सारे टैक्सेस को हटाकर सिर्फ एक टैक्स ला दिया गया है, वो क्या है, जीएसटी। ठीक है, तो वही सारी चीज़ें डिस्कस करनी है इस चैप्टर के अंदर, तो उसको करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसमें यहीं पे रखते हैं, चलो बाय बाय।